हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम तुम सबका ड्रीम कॉमर्स कॉलेज यानी कि एसआरसीसी। और आज ये बेटा मेरा लास्ट पार्ट रहने वाला है, थ्योरेटिकल पार्ट रहने वाला है एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के ही चैप्टर का। मैं ऑलरेडी तुम्हें पूरा चैप्टर करवा चुकी हूँ। एडी क्या है, एएस क्या है, कंजम्पशन फंक्शन क्या है, सेविंग्स फंक्शन क्या है, हम हर चीज कर चुके हैं। अब लास्ट में हमारी थोड़ी सी बचती है थ्योरी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एक्स एंटे एक्स पोस्ट से रिलेटेड। वो जो थ्योरी के लास्ट 2-3 पेजेस हैं, आज की वीडियो में वो कवर करेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी, चैप्टर को आज हम कर देंगे खत्म। अगर मेरे पिछले सारे लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे सारी की सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट को सेव कर लिया करो सो दैट कभी भी कोई भी चैप्टर देखना हो डायरेक्टली वहां प्लेलिस्ट से जाके आप देख सको। इसके अलावा नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां से आपको हमारे सारे के सारे ये नोट्स मिल जाएंगे, और नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है बेटा, उसको प्लीज ज्वाइन करना। मैं बहुत मेहनत से हर रोज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकाल के लाती हूँ जो कि 20 मार्क्स की वेटेज रखेंगे तुम्हारे पेपर में। उनका आंसर और एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैं वहां पे देती हूँ, एमसीक्यूज वहां पे देती हूँ। हर रोज उन एमसीक्यूज को सॉल्व करो। अगर पूरा साल मेरे साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो लास्ट में जाके तुम्हें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलो, तो आज हमें अपनी वीडियो को सबसे पहले शुरू करना है इन्वेस्टमेंट के साथ कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। छोटा सा हमारा इन्वेस्टमेंट का ये टॉपिक है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अगर बुक में जितना भी दिया है, मैं जितना करवा रही हूँ इतना भी पढ़ लोगे तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि मोस्टली पेपर में ये टॉपिक नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है हमें बेसिकली पता ही है कि हम अपना कुछ एक पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वॉट एवर मनी वी हैव उसमें से कुछ एक पैसा हमारे बिजनेसमैन जो होते हैं, हमारे जो भी इंडस्ट्रीज होती है, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अपना पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में बेसिकली देखो, जब भी तुम अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? सीधी बात बोली जाए, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा ये तुम्हारा पैसा है, तुम इसको इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम इसको इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम बोलोगे मैम इस इन्वेस्टमेंट से मुझे कुछ प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली तुम जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस पैसे की कुछ कॉस्ट भी तो तुम्हें पड़ी होगी। वो पैसा कहाँ से लाए? वो पैसा जहां से लाए होगे, पैसे को लाने की कॉस्ट होगी या पैसे को इन्वेस्ट करने की कुछ कॉस्ट होगी, और फिर इन्वेस्ट करके तुम्हें कुछ ना कुछ उससे प्रॉफिट मिलेगा। तो तुम इन्वेस्ट तभी करोगे जब तुम्हारी जो प्रॉफिट है वो तुम्हारी कॉस्ट से ज्यादा होगी। ठीक है, हम कभी भी इन्वेस्टमेंट तभी करते हैं जब हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारी कॉस्ट से ज्यादा होता है, तभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, मैं बोलूँ कि अगर मुझे एक ट्यूशन सेंटर खोलना है, उस ट्यूशन सेंटर को बनाने में मेरा 2 लाख का खर्चा होगा, एक साल के अंदर अंदर मैं बच्चों को पढ़ा के 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमा सकती हूँ। तो मेरी जो कॉस्ट लगी उस ट्यूशन सेंटर पे वो कम होनी चाहिए, वर्सेस जो मेरा प्रॉफिट मैं उस ट्यूशन सेंटर से निकालूंगी वो ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट करते वक्त कि मेरी कॉस्ट कम होनी चाहिए, प्रॉफिट उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ये सिनेरियो बनता है मैं तभी इन्वेस्टमेंट करूंगी। अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा है और मेरा प्रॉफिट कम है तो कोई बेवकूफी होगा जो इन्वेस्टमेंट करेगा, उस केस में नोबडी विल इन्वेस्ट देयर मनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉस्ट है उसी को मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला गया है। ठीक है, और जो भी मेरे पास, सॉरी, जो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है, जो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है उसको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला गया है, और जो मेरी कॉस्ट है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई हमने यहाँ पे बोला है। तो मैं जहां से भी पैसा बोरो करके ला रही हूँ, ठीक है, वो मेरा जो है, सिंपल भाषा में बोला जाए, जो भी मेरी कॉस्ट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने की, उसको मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बोल रही हूँ, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग द फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। मैंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा उधार पे लिया होगा, उसका जो भी मुझे कॉस्ट लगा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी होगी मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसको मैंने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला। एमईआई का फॉर्मूला भी तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, वैसे तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कितना रिटर्न आया, कितना इन्वेस्ट किया इनटू 100। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ना। 10,000 का रिटर्न आया, ठीक है, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। ठीक है, बहुत सिंपल बात है ना। 10,000 रुपए का मुझे रिटर्न आया, 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया था, इनटू अगर मैं कर दूं 100। ठीक है, तो देखो ये 3 जीरो के साथ 3 जीरो कट गई, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट गई, सीधी बात मेरा 10% का प्रॉफिट आ गया। ठीक है ना, तो मैं कह रही हूँ मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। 1 लाख रुपए मैंने बोरो किए 6% के इंटरेस्ट पे, और जब मैंने इसको इन्वेस्ट किया तो मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट बना, यानी कि 10% का मेरा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। सो 10% इज ग्रेटर देन 6%, तो ऐसे केस में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी। ठीक है, तो ये मेरी कॉस्ट है, जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, 8%, 10%, और ये मेरा रिटर्न है। रिटर्न मैंने कैसे निकाला, तुम्हारी बुक में भी यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, नाम अलग अलग दे रखे होते हैं, सिंपल भाषा में फॉर्मूला क्या होता है, कितना रिटर्न आया
डिवाइडेड बाय कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, मल्टीप्लाई 100, तो तुम देख सकते हो 10% का मुझे यहाँ पे रिटर्न निकल के आया है। 10% मेरी यहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो वो ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। तो अगर मेरा MEI ग्रेटर देन ROI हो जाएगा तो मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगी। फॉर इन्वेस्टमेंट टू बी प्रॉफिटेबल MEI शुड बी ग्रेटर देन ROI। अगर MEI बड़ा है ROI से, यानी मेरा रिटर्न ज्यादा है मेरी कॉस्ट से, तभी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी, जो कि इस केस में है, तो मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगी। अगर ये उल्टा हो जाता है, अगर ये ROI ज्यादा हो MEI कम हो, तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी। MEI का सिंपल फॉर्मूला क्या है, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तुम्हारी बुक में अलग अलग इसके नाम दे रखे होंगे, याद वैसे करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पेपर में नहीं पूछा जाता, समझ लिया है उतना बहुत है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दो तरीके की हो सकती है, एक होती है ऑटोनॉमस, एक होती है इंड्यूस्ड। अभी तक जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, हम सारी की सारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पढ़ते आ रहे हैं। ऑटोनॉमस का मतलब होता है फिक्स्ड, ऑटोनॉमस का मतलब होता है फिक्स्ड, या मैं बोलूं कांस्टेंट। जब भी कोई ऑटोनॉमस एलिमेंट तुम लिखते हो, उसके ऊपर तुम एक बार लगाते हो। जैसे कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन जब हम पढ़ रहे थे तो हम उसको C लिख रहे थे, ऐसे ही ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो होगी उसके ऊपर मैं बार लगाती हूँ। इसका मतलब होता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है। तुमने अगर देखा हो ऊपर, जब हम AD का अपना टेबल बना रहे थे, पिछली क्लासेस में हमने बनाया था, तो मैं तुम्हें कह रही थी कि जो मेरा कंजम्पशन है वो तो बदल रही है, इनकम बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है, पर जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमेशा रहेगी फिक्स। जो मैंने अज्यूम कर रखी थी कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारी फिक्स, हमने अज्यूम कर रखी थी, तो इन्वेस्टमेंट मेरी कांस्टेंट थी। तो ये जो थी इन्वेस्टमेंट मेरी, क्योंकि कांस्टेंट थी, इसी को मैंने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोला था। इसी के ऊपर मैंने एक बार लगा दिया था। क्यों कांस्टेंट थी ये, वैसे बेसिकली तो हमने अज्यूम किया था, पर इसका मतलब क्या है कि मेरी इनकम लेवल पे डिपेंड नहीं करती। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है, मेरी कंजम्पशन बढ़ती है, तो जो बाकी की जो मेरी कंजम्पशन होती है सारी, वो ऑटोनॉमस नहीं होती। बियॉन्ड जीरो इनकम लेवल है ना, वो जो कंजम्पशन होती है मेरी, वो ऑटोनॉमस नहीं होती, क्योंकि इनकम बढ़ती जाती है, कंजम्पशन बढ़ती जाती है। वो कंजम्पशन मेरी इंड्यूस्ड कंजम्पशन होती थी, ठीक है ना। सिमिलरली जो भी चीज इनकम लेवल के साथ बढ़ती चली जाएगी, उसको इंड्यूस्ड बोला जाएगा। और जो भी चीज इनकम लेवल के बढ़ने पे नहीं बढ़ेगी, जीरो कांस्टेंट ही रहेगी, उसको ऑटोनॉमस बोला जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की हो सकती है, ठीक है, दो तरीके की हो सकती है। मैं यहाँ पर टेबल आपको एक बना के दिखा देती हूँ। ये मेरी लेट्स से इनकम है, इनकम हो रही है मेरी दो, इनकम है पहले मेरी 0, फिर है मेरी 2, फिर है मेरी 4, फिर है मेरी 6, फिर इधर है देखो कंजम्पशन। कंजम्पशन 0 लेवल पे मेरी 10 है फॉर एग्जाम्पल, पर जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मेरी कंजम्पशन बढ़ेगी। मैंने 10 से 11 कर दी, फिर 13 कर दी, फिर 15 कर दी, वट एवर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लेवल पे मेरी कंजम्पशन होती थी, वो ऑटोनॉमस होती थी, कि वो चेंज नहीं होती थी इनकम के साथ। पर जो इसके आगे वाली सारी कंजम्पशन है, वो इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ रही है, तो उसको इंड्यूस्ड कंजम्पशन बोला जाता था। यही सेम चीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी मैं कह रही हूँ, कि अगर मेरा इनकम लेवल बढ़ रहा है, इनकम है 2, 4, 6, 8, 10, अगर इसके साथ मेरी इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस होगी, तो इन्वेस्टमेंट सेम ही रहेगी, इन्वेस्टमेंट 10 की 10 ही रहेगी। जो कि तुमने ऊपर टेबल्स में देखा हो, हमने उसको ऑटोनॉमस रखा था। पर अगर मेरी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो भी इन्वेस्ट इनकम के साथ बढ़ेगी, वो भी बढ़ेगी 10, 12, 14, 16, 18। अगर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगी, उसका टेबल ऐसा दिखेगा। अगर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगी, उसका टेबल ऐसा दिखेगा, जिसके ऊपर मैं एक बार लगा रही हूँ ये बताने के लिए कि वो ऑटोनॉमस है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो इनकम के साथ चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का तुम ग्राफ देख सकते हो, कांस्टेंट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, इनकम बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, ठीक है। इसका एक डायरेक्ट रिलेशन है, ये डिपेंड नहीं करती इनकम पे, ये डिपेंड करती है इनकम पे, और इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम के साथ। यानी इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इंड्यूस्ड वाली, इनकम गिरती है तो इन्वेस्टमेंट गिरती है, इंड्यूस्ड वाली, ठीक है। इसका अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है, इसका पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ होता है, ठीक है। चलो, इन द शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम्ड टू बी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये मैं ऑलरेडी चिल्ला चिल्ला के तुम्हें बता चुकी हूँ कि हमारे सिलेबस में हम शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट मेरी सिर्फ ऑटोनॉमस होगी, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। फिर मेरे पास एक्स एंटे और एक्स पोस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस दो नाम हैं जो नामकरण तुमने करने हैं, जो नाम तुम्हें याद करने हैं। एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड, एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। अगर मैं बोलूं कि मैंने अगले साल के लिए सोचा है कि मैं अगले साल में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगी, तो ये मैं अगले साल के लिए प्लान कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्स एंटे, एंटीसिपेट कर रही हूँ। तुम्हें कैसे याद रखना है,
फ्यूचर के लिए प्लान करते हो, फ्यूचर के लिए एंटीसिपेट करते हो, प्लानिंग में पढ़ते हो ना कि फ्यूचर एंटीसिपेशन करना है, तो एंटीसिपेशन कर रहे हो फ्यूचर का, तो वो क्या है, एक्स एंटे। तो मैं अगर 2025 में बोल रही हूँ कि भैया मुझे 2026 में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो वो मेरे एक्स एंटे हैं। अब अगर मैं 2026 में एक्चुअल में मैंने सिर्फ और सिर्फ लेट्स से मैंने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, तो ये मैंने एक्चुअल में करे हैं, तो ये एक्स पोस्ट। टाइम निकल जाने के बाद मुझे पता चलता है कि मैंने एक्चुअल में करा कितना था, तो बाद में मैंने देखा कि एक्चुअल में इतना गया था, तो पोस्ट बाद में हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में हुआ कितना। तो एंटिसिपेट करना यानी एक्स एंटे, यानी फ्यूचर के लिए प्लान करना। बाद में हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में हमने करा कितना, तो बाद में यानी पोस्ट, एक्स पोस्ट। बाद में हम देखते हैं कि एक्चुअल में कितना सेविंग और इन्वेस्टमेंट हुआ। तो दो नाम है, अगर प्लान वाला है तो उसको एक्स एंटे सेविंग, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अगर एक्चुअल वाला है तो उसको एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई। एक्स एंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक्स एंटे क्या है, एंटिसिपेटरी, प्लान्ड वाला, ठीक है। प्लान्ड या फिर इंटेंडेड बाय ऑल द हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। शुरू में मैं प्लान कर रही हूँ कि हम इतना सेव करेंगे, बिजनेसमैन शुरू में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, वो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट होगा। एक्स एंटे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो है हमारी इक्वल नहीं होती हैं। जरूरी नहीं है एक्स एंटे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो, क्योंकि हाउस होल्ड ने सोचा है कि हाउस होल्ड अपने घर में बैठ के सोच रहा है कि मैं 10 लाख रुपए सेव करूंगा, बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्री में बैठ के सोच रहा है कि मैं 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा। तो जरूरी नहीं है कि जो हमने प्लान किया है वो सेम टू सेम हो, वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन आती है इकोनॉमी में, क्योंकि हाउस होल्ड ने कुछ और सोचा होता है, बिजनेसमैन ने कुछ और सोचा होता है। जरूरी तो नहीं है जो हम सोचते हैं वो सच होता है, ठीक है। तो वो जो उन्होंने सोचा है, यानी जो मेरी एक्स एंटे सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा इक्वल नहीं होती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, ठीक है। पर जो एक्सपोस्ट है, एक्सपोस्ट का क्या मतलब है, बाद में हम देख रहे हैं कि हमने एक्चुअल में करा कितना, ठीक है। एक्चुअल वाला, एक्चुअल में कितनी सेविंग करी हाउस होल्ड ने एक साल में, एक्चुअल में कितनी इन्वेस्टमेंट करी बिजनेस ने एक साल में। जो मेरी एक्सपोस्ट वाली होती है वो हमेशा इक्वल होती है। जो मेरी एक्सपोस्ट वाली होती है, एक्सपोस्ट सेविंग, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, वो हमेशा इक्वल होती है। क्यों होती है, तो बेसिकली हमारा जो इक्विलिब्रियम मेंटेन हमें करना होता है इकोनॉमी में, तुमने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहता है इकोनॉमी में। अगर मेंटेन नहीं होता तो प्राइस के कम ज्यादा होने से वो वापस इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाती है, प्राइस ऊपर नीचे होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। वैसे ही हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम के लिए एक अप्रोच होती है कि डिमांड और सप्लाई तो बराबर होते ही हैं एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पे मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, अगले चैप्टर में डिटेल में समझेंगे ये चीज। पर एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होती है, ठीक है। तो जो मेरी एक्सपोस्ट सेविंग, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा इक्वल होती है, क्योंकि इनके इक्वल होने से ही इकोनॉमी में जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, ठीक है। एक्सपोस्ट माने तो जो एक्चुअल में जितना सेव हुआ, एक्चुअल में जितना इन्वेस्ट हुआ, ठीक है। और एक्चुअल में होता भी यही है कि हमने जो भी सेव किया होता है उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपोस्ट सेविंग्स और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल होती है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। लास्ट टॉपिक में पास आता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट मेरी कितने टाइप्स की हो सकती है, एक होती है इनवॉलंटरी, एक होती है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं कहती हूँ कि मेरी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, इफ आई से कि मेरी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, उसका क्या मतलब होता है। व्हेन आई से मेरी इकोनॉमी में हर कोई एम्प्लॉयड है, कोई भी अनएम्प्लॉयड है ही नहीं, तो उस केस में ना बेटा मैं ये कह रही होती हूँ कि मेरी इकोनॉमी में ना जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है वो जीरो है। ये उस टाइम पर भी हो सकती है, व्हेन आई से मेरी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है उस टाइम पे भी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट तो हो सकती है, पर उस टाइम पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। तो व्हेन आई से फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब है कि इनवॉलंटरी जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो जीरो होगी। वॉलंटरी तो उस टाइम भी हो सकती है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है। मतलब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि मैं अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड नहीं हूं, मैं अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड नहीं हूं, मुझे जबरदस्ती क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिल रही इसलिए अनएम्प्लॉयड हूं, अगर आज नौकरी मिल जाए तो मैं आज काम करने चली जाऊं, ये है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। पर वॉलंटरी का मतलब है कि मैं अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहती, मेरा दिल है घर बैठने का, मेरा दिल है कि मैं हाउसवाइफ बनूं, मेरा दिल है कि मैं घर बैठ के मजे मजे करूं, पार्टी करूं, मौज करूं, तो मुझे तुम कैसे अनएम्प्लॉयड बोल दोगे जब मैं नौकरी ढूंढ ही नहीं रही।
तो तुम मुझे अनएम्प्लॉयड थोड़ी ना बोल दोगे। तो उसको हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि मैं अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हूँ। तो जब मैं कहती हूँ कि मेरी इकोनॉमी में तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो इसका मतलब होता है कि मेरी इकोनॉमी में कोई भी जबरदस्ती अनएम्प्लॉयड नहीं है, अपनी मर्जी से जो है वो है। उसको सरकार जबरदस्ती जॉब नहीं दे सकती, तू नौकरी करेगा, तुझे करनी पड़ेगी, ये तो नहीं कर सकती सरकार ना। अरे ऐसे कैसे, तू घर बैठे आ, तुझे करनी पड़ेगी, मैं पैसे दूंगा तू कर, ऐसे तो नहीं कर सकती सरकार, ठीक है ना। सो तो हमारी जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है वो कैलकुलेट नहीं करते हम, वो ऐड नहीं करते हम। बट जब मैं बोलती हूँ कि मेरे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जब मैं बोलती हूँ कि मेरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि मेरे देश में जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है वो जीरो नहीं है। वो जीरो नहीं है, मतलब मेरे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? सिंपल भाषा में अनएम्प्लॉयड, नौकरी करना चाहता है, नौकरी नहीं मिल रही। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हो, कुछ तो ऐसा रीजन आपके पास है जिसकी वजह से आप अभी अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले याद रखना, व्हेन आई से देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब है कि इनवॉलंटरी वाली जीरो है, वॉलंटरी वाली हो सकती है, क्योंकि सरकार नहीं बोलेगी कि आके नौकरी करो, ठीक है। बट व्हेन आई से कि मेरे देश में तो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि हमेशा होती ही है, कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट मैंने तो नहीं देखा कि भैया कहीं फुल एम्प्लॉयमेंट है, होती है, अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह रहती है। तो व्हेनेवर वी से कि अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, इसका मतलब है कि ये वाली तो होगी होगी, ये वाली भी उस टाइम पे जीरो नहीं है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? पीपल हु आर विलिंग। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है इसको रट्टा मार लेना, इसको 110% याद कर लेना, क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड बहुत आसान है, पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू डू द जॉब बट आर रेडी टू डू द जॉब एट करंट वेज रेट बट दे कैन नॉट गेट द जॉब। देखो मैंने बिना पढ़े बोल दी, ठीक है। एनीवन जो विलिंग है काम करने को, जो एबल है काम करने को, करंट वेज रेट पे काम करने को तैयार है, पर फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा, बट फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा, मतलब मैं विलिंग हूं, मैं काम करना चाहती हूँ, मैं एबल हूँ, यानी मैं हट्टी खट्टी हूँ, अकल है, दिमाग है, सब कुछ है, कर सकती हूँ काम, लाओ काम दो, काम करेंगे हम। और मैं आज के करंट वेज रेट पे, तुम 10,000 बोल रहे हो, मैं 10,000 पे काम करने को तैयार हूँ। आज 10,000 का वेज रेट चल रहा है मार्केट में, मैं काम करने को तैयार हूँ, पर फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा। मैं काम करना चाहती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ, तुम जो रेट बोल रहे हो उसी रेट पे हम काम करने को तैयार हैं, फिर भी हमें काम नहीं मिल रहा, तो हम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है। इससे ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी, अगर डिमांड ही कम होगी तो जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई कम करेगा, और अगर प्रोड्यूसर सप्लाई कम करेगा तो वो लेबर को भी निकाल देगा। तो वो बोलेगा अरे अभी तो सामान बनाना ही नहीं है, फैक्ट्री में लेबर की जरूरत ही नहीं है, तो वो लेबर को निकाल देगा। तो इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट में भी डिक्लाइन आ जाता है, ठीक है। वॉलंटरी मतलब कि वर्कर एबल टू वर्क रिफ्यूजेस टू वर्क, हमें अभी एट द प्रिवेलिंग वेज रेट काम नहीं करना, मुझे काम तो करना है, तुम कह रहे हो 10,000 में करो, मैं कह रही हूँ मैं तो भैया 50,000 से नीचे काम नहीं करूंगी। तो अगर मैं काम नहीं करना चाहती हूँ प्रिवेलिंग वेज रेट पे, अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहती हूँ, तो उसको हम वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम काउंट नहीं करते जब हम अनएम्प्लॉयड लोगों का एस्टिमेट लगाते हैं। दो तरीके की हो सकती है इनवॉलंटरी, या तो फ्रिक्शनल या तो स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्या होती है? मिसमैच ऑफ स्किल आ गया, मतलब देखो आज की डेट में जैसे एआई आ गया है, तो एआई आने के बाद क्या हो गया ना कि जो पुरानी ट्रेडिशनल जॉब्स थी वो कट होती जा रही हैं, और जो नई जॉब्स आ रही हैं, जो एआई रिलेटेड जॉब्स हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। व्हेनेवर वी लिसन की टीसीएस ने इतने एम्प्लॉयज निकाल दिए, एक्सेंचर ने इतने एम्प्लॉयज निकाल दिए, मेटा ने निकाल दिए, गूगल माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल दिए, उनका तुम कहीं ना कहीं देखोगे तो वो एक टाइप ऑफ लोगों को निकाल रहे होते हैं, दूसरे टाइप ऑफ लोगों को नौकरी दे रहे होते हैं। तो ये क्या हो रहा है, वो यहाँ पे स्ट्रक्चरली अपने बिजनेस को चेंज कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आज के डेट में एआई आ गया, तो वो लोग जो एआई के साथ काम करना जानते हैं उनको हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, अच्छे रेट पे देंगे, और वो लोग जो अब हमें नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ एआई, हम उनको निकाल देंगे। सो एआई की जब हम बोलते हैं कि एआई की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, बेटा नई नौकरियां भी आ रही हैं, एआई की वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहा है। मतलब कि अब तुम्हें ट्रेडिशनल जॉब्स नहीं मिलेंगी, अब तुम्हें खुद को अपस्किल करना पड़ेगा, अब तुम्हें नया कुछ लर्न करना पड़ेगा, नए स्किल्स लर्न करने पड़ेंगे ताकि तुम इंडस्ट्री में
रेलिवेंट रह सको, रेलिवेंट रह के काम कर सको इंडस्ट्री में। और इसके बीच में तो कुछ टाइम पीरियड लगेगा। आज तुम्हें एआई नहीं आता, ऐसा थोड़ी कल आ जाएगा। 1 महीना 2 महीना कुछ तो टाइम लगेगा नए स्किल सीखने में। जब तक वो स्किल नहीं सीख लेते तब तक तुम अनएम्प्लॉयड रहोगे। वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम पीरियड तुम्हारे लिए बोला जाएगा। जैसे पहले टाइपराइटर होते थे, फिर कंप्यूटर आ गए, तो जब तक वो टाइपराइटर वाले लोग कंप्यूटर नहीं सीख लेंगे तब तक उनको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा। जिस दिन उन्होंने कंप्यूटर सीख लिया उनको नौकरी मिल जाएगी। इसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोला गया। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि सिंपल बात है यार, आज मैं कहीं काम कर रही हूँ, आज मुझे अपनी नौकरी अच्छी नहीं लग रही है, मैं सोच रही हूँ पैसा अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, इसको नौकरी को छोड़ देती हूँ, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेती हूँ। अब दूसरी नौकरी ढूंढने के बीच में भी 2 महीने का टाइम लग जाता है आराम से, 1-2 महीने का टाइम लग जाता है, 3-4 महीने भी लग जाते हैं। तो वो सारे टाइम को हम फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, कि जब मैंने एक नौकरी क्विट कर दी ताकि मैं इससे बेटर नौकरी ढूंढ सकूं। ठीक है। अब इसके बीच में भी टाइम पीरियड लगता है, क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज इकट्ठी करनी होती है, मुझे सब कुछ करना होता है, तो इसके बीच में भी टाइम पीरियड लगता है। ठीक है। सो उस टाइम पीरियड को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है। चलो, यहाँ पे मेरा जो है ये वाला चैप्टर होता है खत्म। मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया कि अगर तुम फुल एम्प्लॉयड हो, फुल एम्प्लॉयमेंट अगर देश में है, इसका मतलब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट 0 है। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी मर्जी के खिलाफ अनएम्प्लॉयड है। पर अगर मैं बोलती देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी वहां पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट 2 तरीके की हो सकती है, वो लोग जो एक नौकरी छोड़ के दूसरी ढूंढ रहे हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड, या वो लोग जिनके अभी स्किल्स पुराने हो चुके हैं, वो नए स्किल सीख रहे हैं, स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड। स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को यानी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को हम ऐड नहीं करते जब हम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल काउंट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने समझा एक्स एंटे यानी कि प्लान्ड सेविंग्स, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट यानी कि एक्चुअल सेविंग्स और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसके अलावा और क्या पढ़ा हमने? इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की हो सकती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जिसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, जो इनकम के साथ चेंज होती है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो कि इनकम के साथ चेंज नहीं होती, जिसका ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो हमने आज कवर करे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पे मेरा ये चैप्टर होता है खत्म। अगली वीडियो में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।